एपिसोड की शुरुआत में हम इटाडोरी को देखते हैं जो बड़े ध्यान से कुछ सुन रहा था और एक कर्स स्पिरिट उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी इटाडोरी बिल्डिंग से छलांग मार देता है। इतनी खतरनाक मुसीबत सामने होने के बावजूद भी इटाडोरी के चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं होता। उसकी कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमें नजर आता है कि वो मजे से चॉकलेट खाता हुआ उस कर्स से दूर भाग रहा था। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगाता है, लेकिन वो कर्स स्पिरिट उसे हवा में ही दबोच लेती है और एक जोरदार हमले के साथ उसे बिल्डिंग में दे मारती है। इटाडोरी थोड़ा घायल होता है, लेकिन वो तुरंत संभल जाता है। तभी कर्स इटाडोरी को खत्म करने के लिए अपना हाथ जैसे ही उठाया, तभी अचानक वहाँ कोई और आ जाता है। वो कर्स स्पिरिट को पलक झपकते ही काट देता है, जिससे वो कर्स स्पिरिट इटाडोरी के ऊपर ही आ गिरता है। और इस कर्स स्पिरिट को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेड सोर्सेस का यूता होता है, क्योंकि यूता इटाडोरी को बचाने नहीं बल्कि उसे मारने आया था। अब कहानी कुछ समय पीछे की दिखाई जाती है, जहाँ जेनिन घराने के महल से होती है। यहाँ हम जेनिन परिवार के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं। वो आते ही कहता है, माँ की अभी तक मरी है या नहीं? वैसे भी ऐसी लड़की को तो मरी जाना चाहिए जिसको अपना औकात नहीं पता होता है। वहाँ मौजूद ओगी और जेनिची जेनिन नाओया को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिता नायोबी तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया अहंकार में जवाब देता है, मेरे आने या ना आने से किसे फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरे सभी बड़े भाई किसी काम के भी नहीं है और सबको ये मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। और वैसे भी ओगी आपका तो कोई बेटा भी नहीं है और जिनिची तुम्हारी तो शक्ल खराब है। ये बातें सुनकर नायोया पे तलवार से अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ एक अधिकारी आता है जो बताता है कि जेनिन घराने का हेड नायोबी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वसीयत के मुताबिक नायोया को ही अगला 27वां हेड बनाया जाना है और जुजुत्सु हाई में रखे कर्स टूल और हथियारों पर उसी का हक होगा। ये सुनकर नायोया खुश हो जाता है, लेकिन तभी वसीयत के एक कंडीशन पड़ी जाती है। अगर किसी कारण सतेरु गोजो मारे जाते हैं या उन्हें बीमारी हो जाती है तो तोजो फुसीगिरो के साथ लिए गए समझौतों को लागू किया जाएगा। ऐसे में मेगुमी फुसीगिरो को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद और संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, क्योंकि गोजो अब सील हो चुके हैं। ये सुनकर नायोया का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में यूजी की तलाश में है। नायोया तुरंत फैसला करता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को मार देगा और इस समय टोक्यो के अंदर हजारों कर्स स्पिरिट से भरे हुए हैं। अगर वो वहाँ मर भी जाए तो किसी को भी शक नहीं होगा। वो कसम खाता है कि मेगुमी को मारकर हेड की गद्दी को हासिल करेगा। दूसरी तरफ हम यूजी को एक सुनसान जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जो अभी भी शिबुया के सदमे में है। उसे याद आता है कि कैसे उसके सामने नानामी और नोबारान मारे गए और सुकुना ने उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके हजारों लोगों का कत्लेआम किया। चोजो उसके पास आता है और उसके घाव के बारे में पूछता है। यूजी कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, शायद सुकुना की वजह से मेरी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। चोजो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें जुजुत्सु हाई वापस चले जाना चाहिए, लेकिन यूजी फिर भी मना कर देता है। वो कहता है कि सुकुमा मेगुमी को लेकर कोई खतरनाक प्लान बना रहा है, इसलिए मैं अपने साथ और लोगों को और खतरे में नहीं डाल सकता। और मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोजो, मैं तो किसी के साथ रहने लायक भी नहीं हूँ। चोजो बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए कहता है, वो एक गलतफहमी थी, अगर वो जिंदा भी होते तो तुम्हें माफ कर देते। गलतियाँ हो जाती है यार, लेकिन हम भाई है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद दोनों कर्स स्पिरिट का सफाया करने के लिए निकल जाते हैं। तभी यूजी ताली बजाकर जानबूझकर ढेर सारे कर्स स्पिरिट को अपने पीछे आकर्षित कर लेता है। हम देखते हैं कि यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कर्स से भागते हुए एक टनल में ले जाता है, जहाँ चोजो पहले से ही तैयार खड़ा था। जैसे ही कर्स वहाँ पहुँचता है तो चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से एक ही शॉट में उस मॉन्स्टर को फाड़ देता है। एक कर्स स्पिरिट चोजो पे हमला करने की कोशिश करता है, जिसे यूजी एक मुक्के में मारकर खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब हम दोनों लड़े थे तब भी यूजी ताकतवर था, लेकिन अब उसने अपने कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो सच में एक ब्लड डीमन बन चुका है। तभी नायोया इसी बीच आ जाता है। वो पूछता है कि मेगुमी अभी तक नहीं आया क्या? यूजी पूछता है कि तुम कौन हो? नायोया बताता है कि गोजो के सील होने के बाद तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। नायोया कहता है कि वैसे तो मुझे मेगुमी को मारना था, लेकिन तुम्हें भी रास्ते से हटाना ही होगा। इसी बीच नायोया गायब होकर यूजी के पीछे आ जाता है और उसे एक मुक्का मार देता है। चोजो जब हमला करता है तो नायोया पलक झपकते ही उसके पीछे भी आ जाता है और ताबड़तोड़ हमला कर देता है। नायोया की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो चोजो को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा था। चोजो को समझ आ जाता है कि ये कोई टेक्निक यूज कर रहा है। नायोया मन में सोचता है कि यूजी तो समझ में आता है, पर ये दूसरा बंदा कौन है? ये कोई इंसान नहीं लग रहा। तभी अचानक उस जगह की अलग वाइब आने लगती है। एक बहुत डरावनी
और कर्स प्रेसेस महसूस होती है। यूजी को एक पल के लिए लगता है कि शायद गोजो सर वापस आ गए हैं, लेकिन असल में वो तो यूता था। यूता एक ऊंची बिल्डिंग से सीधा जमीन पे लैंड करता है, जिससे वहाँ का कंक्रीट पूरा चकनाचूर हो जाता है। तभी नायोया पहचान लेता है कि ये तो उता उकुत्सु है। तभी यूजी को याद आता है कि मेगुमी ने बताया था कि यूता एक स्पेशल ग्रेड सोर्सेस है, बिल्कुल गोजो सर की तरह। नायोया यूता से डील करता है। अरे यूता, मुझे बस दूसरा वाला चोजो चाहिए। तुम यूजू को मार सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पहचान किसी को भी ना बताओ। चोजो खतरे को भापते हुए यूजी से चिल्लाते हुए कहता है, यूजी भागो, तुम यूता से नहीं लड़ सकते। वो गोजो की तरह एक मॉन्स्टर है, अगर लड़े तो मारे जाओगे। मैं नायोया को रोकने की कोशिश करता हूँ। यूजी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि यूता भारी तलवार लेकर भी उसके बिल्कुल करीब दौड़ रहा है। यूजी हैरान था कि कोई हथियार के साथ इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नायोया चोजो को रोकता है और उसकी टेक्निक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम ब्लड मैनिपुलेशन कर सकते हो ना, लेकिन पियर्सिंग ब्लड को चार्ज होने में टाइम लगता है, तो तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। सीन वापस यूजी और यूता पे आता है। यूता ने यूजी को पूरी तरह से घेर लिया था। यूता का हर एक हमला इतना भारी था कि यूजी को बचने में बहुत दिक्कत हो रही थी। यूता यूजी को समझाते हुए कहता है, देखने में मैं कमजोर लगता हूँ, लेकिन मेरे अंदर गोजो सर से भी ज्यादा कॉस्ट एनर्जी है। भले गोजो के पास 6 आईज है, इसलिए उसकी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। मेरी एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पता चलेगा। यूजी समझ जाता है कि यूता के हर एक हमले में जानलेवा ताकत है। यूजी पास खड़े गाड़ी से एक चाकू उठा लेता है और उसमें अपनी कॉस्ट एनर्जी को डालना शुरू करता है और यूता की तलवार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूता ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारी नजर मेरी तलवारों पर है, मुझ पे नहीं। और इसी बीच यूजी को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन यूजी भी हार नहीं मानता। वो मौके का फायदा उठाकर एक सटीक वार से यूता का तलवार तोड़ देता है। यूता अपनी टूटी तलवार को देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में गोजो सर के स्टूडेंट हो। यूजी को लगता है कि वो बिना हथियार के अब अच्छे से लड़ सकेगा और वो पूरी ताकत से यूता की तरफ दौड़ता है, लेकिन इससे पहले यूजी कुछ कर पाता, पीछे से रीका आकर यूजी को अपने विशालकाय हाथों से पकड़ लेती है। यूजी पूरी तरह से बेबस हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये कोई शिकिगामी है, क्योंकि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। यूता अपने टूटी तलवार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो यूजी की आंखों में देखता है और ठंडे दिमाग से कहता है, मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी। और इसी के साथ वो टूटी तलवार यूजी के सीने में उतार देता है और यूजी की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या सच में यूता ने यूजी को मार दिया? ये सब जानेंगे अगले सेकंड एपिसोड में।